स्वागत है आपका। प्रहार में हम आपको बताएंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर जो बयान सामने आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के। दरअसल इन विपक्षी नेताओं का, इन विपक्षी पार्टियों का स्टैंड क्या है? लॉ कमीशन की ड्राफ्ट कॉपी के मुताबिक कौन सी पार्टी है जो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है और कौन सी पार्टी इसके खिलाफ है? इसकी एक एक डिटेल मैं अब आपको देती हूं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर ममता बनर्जी की पार्टी का स्टैंड क्या है, यानी टीएमसी का जो स्टैंड है वो क्या है। देखिए, ओपिनियन ये बता रहा है अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी इन ये जो टीएमसी है ये पूरी तरीके से खिलाफ है। वो लोग नहीं चाहते कि एक साथ चुनाव हो और इसके पीछे जो वजह है वो बहुत सारी वजह पार्टी की तरफ से साफ की गई हैं। लिखा गया है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, यानी जो एक साथ इलेक्शन है, वो संभव नहीं है, वो फीजिबल नहीं है। इसके पीछे अलग अलग वक्त पर जो राज्यों के कार्यकाल हैं वो खत्म हो रहे हैं। इसका जिक्र इस पूरे अपने पॉइंट में टीएमसी की तरफ से किया गया है। यानी सीधे तौर पर टीएमसी का स्टैंड ये है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, कि टीएमसी एक साथ चुनाव नहीं चाहती है। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से जो ओपिनियन दिया गया था वो ये कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के वो खिलाफ हैं। अब आप एआईएडीएमके की बात करेंगे तो ये इसके फेवर में जरूर है। बाकी जो पार्टियां हैं वो कुछ फेवर में हैं और कुछ इसके फेवर में नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा ममता बनर्जी की अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा हमलावर रहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके हर फैसले पर, वो फिलहाल इसके फेवर में नहीं है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है। बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें, यानी कि उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर सहमति जताई गई थी। इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यानी ये इसके फेवर में है। समर्थन इस बात पर किया गया था कि इस देश में एक चुनाव हो, यानी एक देश एक चुनाव की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी ने अपनी सहमति जताई थी और उस पर बताया था कि ये जरूरी है। ये जरूरी किस लिहाज से है, ये भी जो तमाम पॉइंट्स हैं उसके जरिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था। देवेंद्र, आप भी अगर यहां पर आ जाए मेरे साथ और समझा पाए हमारे दर्शकों को कि ये जो दोनों ही पार्टी हैं और उनके अलग अलग जो स्टैंड हैं वो क्या बता रहे हैं। टीएमसी, ममता बनर्जी पीएम मोदी की खुलकर मुखालफत करती हैं। अखिलेश यादव भी तमाम नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन साथ हैं कम से कम इस मसले पर। वो स्टैंड कायम रहेगा अभी भी? बिल्कुल प्राची, इसमें दोनों के तर्क को पहले देख लें तो टीएमसी का तर्क ये था कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आर्टिकल 83 जो कि लोकसभा कार्यकाल के बारे में है, 172, 173 जो कि विधानसभा कार्यकाल के बारे में है, उसमें अगर अमेंडमेंट करते हैं, जो कि करना ही पड़ेगा, तो ये फिर संविधान की जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं और ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। इसके चलते टीएमसी ने अपोज किया। समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी तो ये चाहती थी कि 2018 की, क्योंकि ये रिपोर्ट थी 18 से पहले वो सलाह दे दिया गया था, 2019 से ही वो ये चाहते थे कि इस काम को शुरू कर दिया जाए। बाकायदा उसमें ये प्रोविजन था कि अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो उन दलों को लिखित में ये देना होगा कि हम ये जो समर्थन दे रहे हैं वो पूरे टर्म के लिए दे रहे हैं, ताकि ऐसी स्थिति ना हो कि फिर बीच में चुनाव कराना पड़ जाए। तो समाजवादी पार्टी खुल के इसकी वकालत कर रही थी और वो बाकायदा 2019 से ही वो चाह रहे थे कि ये हो। अब अखिलेश यादव इसमें कोई फेरबदल करेंगे, कोई बदलाव चाहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अखिलेश यादव का आज का अगर आप कमेंट देखें तो वो तो बाकायदा उत्साह में थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का मौका एक बार फिर से उनको लड़ने का दे दिया जाए। टीएमसी का स्टैंड वैसा ही कायम रहना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एआईएडीएमके जहां सपोर्ट में थी, उसकी धुर विरोधी डीएमके, वही पॉइंट हम दिखा भी रहे हैं कि इसके सपोर्ट में है विद सर्टेन रिजर्वेशंस, यानी कुछ बातें उन्होंने कही हैं कि ये सब चीजें शायद नहीं बदलनी चाहिए। क्या इनके पॉइंट्स रहे? उसमें सबसे ज्यादा समस्या लोगों को ये आ रही है कि अगर आपने कोalition गवर्नमेंट बनाया, चाहे राज्य में या फिर केंद्र में, दलों ने फिर समर्थन वापस ले लिया, फिर उस परिस्थिति में क्या होगा, उसमें क्या करना होगा, उसके लिए फिर वो समस्या बार बार आती जाएगी। तो अधिकांश दलों की अगर आप राय देखें तो उसमें दो खाई में बटी थी जो विरोध कर रहे थे। एक तो ये कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब जो व्यवस्था है वही चलते रहनी चाहिए। दूसरा एक सेक्शन ये था जो ये कह रहा था कि कोalition गवर्नमेंट चाहे सेंटर पे हो या स्टेट में हो, रीजनल पार्टी के सहयोग से हर केंद्र की सरकार बन रही है, रीजनल पार्टी ने कुछ और स्टैंड ले लिया तो सरकारें अस्थिर हो जाएंगी और ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। तो ये दो रिजर्वेशन मूलतः दिखे हैं लॉ कमीशन के। देखिए, शिरोमणि अकाली दल का हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाएंगे अपनी एलईडी पर। वो भी कह रहे हैं कि इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी अकाली दल की तरफ से भी इस पर सहमति जताई गई है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। ये एक साथ चुनाव क्यों होने चाहिए, इसके पीछे की क्या मंशा है, ये तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया था। लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने भी ये साफ किया कि एक
एक साथ चुनाव होने चाहिए। और इसमें उन्होंने कई सारे पॉइंट्स हैं जो लिखे हैं। दे एग्री टू द फैक्ट दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन विल हेल्प इन सेविंग द एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्चा होता है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और उस खर्चे की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। तो शिरोमणि अकाली दल ने साफ किया कि जो खर्चा होता है उस खर्चे को बचाने के लिए, उस खर्चे से बचने के लिए ये जो चुनाव हैं वो एक साथ होने चाहिए। यानी अभी तक देखिए टीएमसी के अलावा अभी तक जितनी पार्टीज हमने आपको दिखाई हैं वो अभी तक फेवर कर रही हैं, लेकिन वहीं अगर आप डीएमके की बात करेंगे तो इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन का विरोध किया, कहा कि साइमल्टेनियस यानी एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए एज इट गोज अगेंस्ट बेसिक टेनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो टीएमसी का पॉइंट था वही डीएमके का भी पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पहले जो अकाली दल के बारे में आपने बात की, अकाली दल ने तो बाकायदा ये सब बताया कि कैसे एक्सपेंस पे बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज ये भी उन्होंने कहा कि अगर बीच में कोई सरकार गिरती है तो जो बचे हुए टर्म हैं उस सरकार का चयन सिर्फ वो चुनाव उतने दिनों के लिए ही होना चाहिए। मतलब ये कि 5-5 साल पे अगर इलेक्शन होने हैं, कोई सरकार मान लीजिए कि 3 साल पे गिर गई तो 3 साल के बाद जो चुनाव कराया जाएगा वो सिर्फ 2 साल के लिए कराया जाएगा, ऐसी अकाली दल की राय थी। लेकिन उनके राय में जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो ये कि इससे एक्सपेंडिचर न सिर्फ सरकार के बल्कि कैंडिडेट के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, अगर हम AIMIM की बात करें यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें तो अगेंस्ट, यानी कि ये नहीं चाहते कि इस देश में एक साथ चुनाव हो। अभी जो बयान सामने आ रहे हैं इस कमेटी के गठन के बाद उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और यही बात अपनी ओपिनियन में देवेंद्र वो लिख भी रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, यानी संविधान विरोधी है। इसका जिक्र ओवैसी आज भी अपने बयान में कर रहे थे। बिल्कुल, और क्योंकि उनका सबसे बड़ा आधार ये रहता है, जिस संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं कि अमेंडमेंट तो करना ही होगा। बिना अमेंडमेंट तो आप कर ही नहीं सकते। बिना अमेंडमेंट अगर आप मतलब करना संभव ही नहीं है तो उस परिस्थिति में अमेंडमेंट के बिना अगर आप बात करेंगे तो वो संविधान विरोधी ही है। लेकिन यहाँ पर तो बात ये हो रही है ना कि अगर आप सहमत हों तो फिर अमेंडमेंट किया जाए, उस अमेंडमेंट के बाद ही इस चीज़ को लागू किया जाए। वैसे इस बात को ही मानने को तैयार नहीं थे कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा। उनका ये मानना है कि हाँ, जिस कॉस्ट की बात कही जा रही है कि एक साथ चुनाव कराने से खर्चों पे कटौती होगी, वैसा भी नहीं होने जा रहा। बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी इसे संविधान विरोधी बता रहे हैं, लेकिन देखिए संविधान विरोधी की अगर बात करें तो इसमें अमेंडमेंट होने हैं जो सबकी सहमति के साथ होंगे। इसलिए ओवैसी का जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये तो कम से कम प्रूफ नहीं करता है कि संविधान विरोधी हो सकता है। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें यानी कि CPI की बात करें तो ये इसके खिलाफ है, यानी एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए, अगेंस्ट द ओपिनियन है। पार्टी ने एक प्रपोजल जो है वो सजेस्ट किया है और इसे इम्प्रैक्टिकल बताया है, यानी ये संभव नहीं हो सकता देश के इस ढांचे को देखते हुए। ये जो तर्क CPIM की तरफ से रखा जा रहा है देवेंद्र, इसमें भी क्या वही संविधान की बात दोहराई गई है या कुछ नया प्रपोजल इन लोगों की तरफ से रखा गया? ये था कि ये बहुत फोर्सफुल किया जा रहा है, ये संभव नहीं है। दूसरा, ये एकदम से अव्यवहारिक चीज है। तीसरा, ये चीज कि ये सुनिश्चित ही नहीं किया जा सकता कि एक सरकार, एक चुनाव अभी करा लिया गया तो ये सरकार 5 साल तक चलती रहे। इस बात को सुनिश्चित करना संभव नहीं रहेगा। इन सारे आधारों पर इन लोगों ने विरोध किया। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPIM ने इस बात का विरोध किया और कहा कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी यही कह रही है कि अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए। CPI की तरफ से भी यही कहा गया है कि एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए। और इसके पीछे भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो तर्क रखे गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पार्टी की तरफ से जो तर्क रखे गए हैं वो यही कि ये फिजिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। आप अगर TDP की बात करेंगे तो TDP ने कहा था अगेंस्ट ड्यू टू सर्टेन अप्रीहेंशंस, यानी कि कुछ इनमें इस शब्द का अगर हम मतलब निकालें यानी वो सहमत भी हैं और नहीं भी हैं। कुछ एप्रीहेंशन मतलब कि कुछ चिंताएं हैं, मोटे तौर पे वो सहमत हैं। कुछ चिंताएं हैं, जैसे वो जो सबसे बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं कि बीच में अगर सपोर्ट वापस ले लिया, बीच में अगर सरकार गिर गई, उन सारी परिस्थितियों में आप क्या करना चाहेंगे। अन्यथा सिद्धांत के तौर पर उन्होंने समर्थन दिया था। देखिए, सिद्धांत के तौर पर TDP की तरफ से समर्थन दिया गया, लेकिन वही जो कुछ चिंताएं हैं, कुछ आशंकाएं हैं और उसका एग्जाम्पल भी वो दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश को लेकर एग्जाम्पल दिया है अपने इस पॉइंट में और इन चिंताओं को आधार बनाते हुए इस पर सहमति नहीं जताई है। अगर हम TRS की बात करें यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात करें तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के ये फेवर में हैं। चाहती है ये पार्टी भी कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन रखते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र करते हैं और अब जो सरकार कदम उठा भी रही है वो कदम पूरा हो पाए। और इसमें बाकायदा उन्होंने भी जो एक्सपेंडिचर है उसका भी जिक्र किया है और ये क्यों जरूरी है ये भी बताया। बिल्कुल, तब की TRS अब की BRS उनका बाकायदा इस बात को कहना था, जो कि सबसे बड़ा तर्क प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के चलते 4 महीने तकरीबन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, 3 से 4 महीने, और इससे विकास कार्य बाधित होता है। और इसी का हवाला देते हुए
तब टीआरएस ने इसके समर्थन में अपनी राय दी थी और आज भी वो इसके पक्ष में रहेंगे कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद देखिए जो अगली पार्टी नजर आ रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, ये कह रहे हैं अगेंस्ट, यानी ये भी एक साथ चुनाव हो इसके पक्ष में नहीं है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि असंवैधानिक करार दिया है और इम्प्रैक्टिकल यानी कि ऐसा संभव नहीं है। ये जेएमएम की तरफ से कही गई बात है। देवेंद्र, ये तो साफ है कि जो अगेंस्ट में है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं, जो पक्ष में है वो ये बता रहे हैं कि कैसे देश के रिसोर्सेज बच सकते हैं, कैसे खर्चा बचाया जा सकता है और कैसे देश के विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल, और जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं प्राची कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो करना ही होगा, उसके बिना तो ये संभव ही नहीं है। तो इसको गैर संवैधानिक बोलने का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा बहस इस बात पे होनी चाहिए कि वो व्यवहारिक है कि नहीं, उसे अपना सकते हैं कि नहीं, उसके अपनाने में क्या समस्या है। जैसे बहुत सारे दलों ने जिन बातों को कहा है कि आपने एक कोalition गवर्नमेंट बनाई, उसमें से किसी दल ने समर्थन वापस ले लिया, उन परिस्थितियों में क्या होगा। रीजनल पार्टी के सहयोग से केंद्र में सरकार बनती है, उसके स्टेट में फिर वो अस्थिर सरकार रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे तर्क बताए गए हैं, उस पर विचार हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत इस प्रकार के तर्क की है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो ही नहीं सकता कोई चीज़। अच्छा, जिन पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमने बीजेडी का जिक्र किया या बीआरएस का जिक्र किया, ये वो पार्टी हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी इस बिल के समर्थन में अगर हम राज्यसभा की बात करें तो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। राज्यसभा में आंकड़े के लिहाज से बात करें तो बीजेडी, वाईएसआर, इन सब दलों के सहयोग से ही सरकार का कोई भी बिल पास होता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, तो वहाँ पर तो बिना अपोजिशन के दलों के सहयोग के इस काम को करना संभव ही नहीं है। और बिना संविधान संशोधन, जैसा कि बार बार हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं कि 5 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे इस दिशा में कोई कानून बनाना है। तो देखिए, वाईएसआर कांग्रेस भी इसके फेवर में है, ऐसा ये ड्राफ्ट बता रहा है, ये कॉपी बता रही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें वो तो खैर अगेंस्ट में है, लेकिन इससे पहले वाईएसआर की हम बात कर रहे थे तो वो इसके फेवर में है। लेकिन कांग्रेस, सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस का रुख देखना था, तो वो अगेंस्ट है, यानी वो नहीं चाहते कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। देवेंद्र, हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो राय दी थी उसमें एक चीज ये कहा था कि फिक्स टर्म होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसका टर्म फिक्स किया जाना चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। बाकी 2 उदाहरण जैसे साउथ अफ्रीका और स्वीडन का उदाहरण दें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला फॉर्मेट है उनका, लेकिन ब्रिटेन में कार्यकाल एक फिक्स कर दिया जाता है और उस फिक्स कार्यकाल के आधार पर ही वहाँ पे चुनाव होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी राय में इस बात को कहा था। लेकिन अभी के कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें, इस समय का सजेशन निश्चित तौर पे 180 डिग्री अपोजिट आएगा। हालांकि उनका आधिकारिक तौर पे बयान आना बाकी है, लेकिन समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले लोकसभा चुनाव से पहले अगर कोई आइडिया दे रहे हैं और ये आइडिया उसी आइडिया को वो दे रहे हैं जो कि 2014 से बार बार इस बात को कहते रहे हैं, लेकिन अब अगर वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा। अब देखिए, सरकार तो ये कमेटी बनाई रही है, लेकिन बीजेपी ने क्या अपना ओपिनियन रखा था इस रिपोर्ट में वो भी सबके सामने है। यही बात इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, और जो पॉइंट्स अभी सरकार की तरफ से रखे जा रहे हैं, जो बातें अभी सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, वही बातें इस ओपिनियन में भी उन्होंने जरूर कही हैं। होल्डिंग इलेक्शंस टू ऑल 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट टुगेदर, यानी एक साथ होने चाहिए जितने भी इलेक्शन इस देश में होते हैं, ताकि देश के सोर्सेस बच पाए, रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो पाए, जो विकास योजनाएं हैं उनमें अवरोध पैदा ना हो, जो खर्चा होता है वो खर्चा ना हो पाए। ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई थी, ये ओपिनियन में जिक्र किया गया था। यही महत्वपूर्ण पॉइंट भी है देवेंद्र, अगर बीजेपी के इस पूरे ओपिनियन को पढ़ें तो वही बात जो सरकार अब दोहरा रही है वही बात लिखी भी गई है। बिल्कुल, और इसी तर्क के आधार पर इस बात को आगे भी बढ़ा गया था कि इसके फायदे आपको बहुत सारे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार के स्तर पे इस बात को नहीं कहा जा रहा है कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। बाकायदा पहले हम लोग सुबह में बात कर रहे थे कि तब एक सवाल का जवाब में तब के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये बताया था कि ये फायदे हैं और ये अड़चने हैं, ये समस्याएं हैं जिसका समाधान किया जाना है, वो बातचीत करके ही किया जा सकता है। देखिए, अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना अब टूट जरूर चुकी है, 2 गुट शिवसेना के हो चुके हैं, लेकिन शिवसेना का जो ओपिनियन था या फिर जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था वो ये कि ये भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में थे, यानी एक साथ चुनाव हो जाए और इसमें भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर यानी खर्चे की बात सबसे पहले लिखी गई है। शिवसेना की तरफ से जो ओपिनियन दिया गया है देवेंद्र, अब शिवसेना टूट चुकी है, 2 गुट में बढ़ चुकी है। अभी जो बयान सामने आए, चाहे संजय राउत की हम बात करें, चाहे उनकी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, वो इसे हिंदुत्व से अभी भी जोड़कर देख रहे थे, गणेश चतुर्थी से जोड़ रहे हैं कि ऐसे वक्त में आपने ये सेशन बुलाया है। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा या शिवसेना इस पर
रह सकती है और काबिल? शिवसेना के कुछ और भी उसमें सलाह थे इस कमेटी की रिपोर्ट के सामने जो बड़े दिलचस्प है। पहली बात ये है कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, वो वापस बैलेट पे जाना चाह रहे थे। दूसरी उनकी सलाह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के लिए कैंपेन ना करें। तो ये अपने आप में समझा जा सकता है कि कितना अपसेट सा एक तरह से वो सजेशन था। शिवसेना के अभी के स्टैंड की बात करें तो वो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या अभी भी वो इस बात पर कायम है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो शिवसेना का ऐतराज़ है गणेश चतुर्थी को लेकर, वाकई महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्यौहार होता है और वैसे समय में उनके बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए बात करें तो एक सबसे बड़ा त्यौहार उनका एक तरह से है। उस समय में 5 दिन के सत्र में रहना उनकी असुविधा तो समझी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए और इस बात को उठाया भी है शिवसेना, हालांकि इस पॉइंट को एक बार फिर से उठा सकती है कि कैसे जो पार्टी के कैंपेन होते हैं या जो चुनाव के कैंपेन होते हैं उसमें प्रधानमंत्री कैंपेन करने के लिए ना जाएं। तो फिलहाल विपक्ष की अलग अलग पार्टियों का क्या स्टैंड है ये हमने आपको बताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।